ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर अचानक कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? सीएम योगी आदित्यनाथ की नई टीम के 8 धुरंधर में ऐसी क्या खासियत है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है? और क्या योगी की नई टीम सिर्फ सरकार नहीं बल्कि 2027 का चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार अब सिर्फ मंत्री बनाने तक सीमित नहीं रह गया है। इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि मिशन 2027 की तैयारियां पूरी रफ्तार में शुरू हो चुकी है। इस बार सिर्फ चेहरे नहीं बदले गए हैं बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, नाराज वोट बैंक और विपक्ष की रणनीति सबको ध्यान में रखकर नई टीम तैयार की गई है। योगी सरकार के इस विस्तार में 6 नए चेहरों को जगह मिली है जबकि 2 मंत्रियों को प्रमोशन भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नेताओं में ऐसा क्या खास था जिसने हाईकमान को इतना प्रभावित किया और बीजेपी ने इन्हीं चेहरों पर भरोसा क्यों जताया? मैं मनोज कुमार पांडे, मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लखनऊ में हुए इस लंबे इंतजार वाले कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर दांव चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत को नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजित सिंह पाल को प्रमोशन देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का बदला हुआ सामाजिक समीकरण माना जा रहा है। पार्टी को महसूस हुआ है कि कई छोटे और प्रभावशाली जातीय समूह उससे दूर होते दिखे। खास तौर पर गैर यादव, ओबीसी, दलित और पश्चिमी यूपी के कुछ वोट बैंक में नाराजगी के संकेत मिले। पूर्व से पश्चिम तक को साधा गया है और विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 60 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 60% ओबीसी और दलित समाज का ही प्रतिनिधित्व हो गया है। यही वजह है कि इस बार कैबिनेट विस्तार पूरी तरह सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित नजर आ रहा है। अब एक एक करके उन सभी धुरंधरों के बारे में जानते हैं जिन्हें इस बार कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है। भूपेंद्र चौधरी, सबसे पहले बात भूपेंद्र चौधरी की। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के बड़े चेहरे माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और जाट वोटों में भी पूरी मजबूती नहीं दिखी थी। दिसंबर में पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्हें मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। भूपेंद्र चौधरी को वो पहले भी योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी की अपने समाज में पकड़ होने के साथ साथ ही सर्व समाज में स्वीकार्य नेता उन्हें माना जाता है। उन्हें मंत्री पद देकर भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाने की परंपरा का निर्वहन करने के साथ जाट समाज को पाले में रखने का प्रयास किया है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर साफ संदेश दिया है कि जाट समाज अब भी पार्टी की प्राथमिकता में है। मनोज पांडे, अब बात करते हैं मनोज पांडे की। सपा में ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा ये माने जाते थे। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश, तो वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं को ये संकेत कि बीजेपी में आने वालों को बड़ा सम्मान मिलेगा। राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर बीजेपी का समर्थन करने का इनाम भी मनोज पांडे को मिला माना जा रहा है। कृष्णा पासवान को मंत्री बनाना भी बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फतेहपुर की खागा सुरक्षित सीट से 4थी बार विधायक हैं वो और पासी समाज के प्रमुख चेहरों में शामिल मानी जाती हैं। भाजपा में बूथ अध्यक्ष से लेकर फतेहपुर की जिला अध्यक्ष, कानपुर क्षेत्र की संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री भी वो रह चुकी है।
वहीं 2024 में पासी समाज का वोट बीजेपी से खिसकता दिखाई दिया था। ऐसे में महिला चेहरा और पासी समाज को मजबूत नेता कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बीजेपी ने दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की भी कोशिश की है। हंसराज विश्वकर्मा को शामिल करके पार्टी ने संगठन और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दोनों को महत्व दिया है। लंबे समय तक संगठन में काम करने वाले विश्वकर्मा को मेहनती और जमीनी नेता माना जाता है। बीजेपी अब छोटे पिछड़े वर्गों पर खास फोकस करती नजर आती है और विश्वकर्मा समाज को साधना उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। सुरेंद्र दिलेर को मंत्री बनाकर बीजेपी ने वाल्मीकि समाज को सीधा प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी को लग रहा था कि ये वर्ग धीरे धीरे विपक्ष की तरफ जा सकता है। ऐसे में खैर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सुरेंद्र दिलेर को मौका देकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वाल्मीकि समाज पार्टी के लिए अहम है। कैलाश राजपूत कन्नौज की दिरवा सीट से विधायक कैलाश राजपूत को मंत्री बनाना भी साधारण फैसला नहीं है। लोध समाज में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। साथ ही बीजेपी अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। इसीलिए कैलाश राजपूत का चयन राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। सोमेंद्र तोमर को प्रमोशन देकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के गुज्जर वोट बैंक पर फोकस किया है। किसान आंदोलन और पश्चिमी यूपी की राजनीति के बाद बीजेपी इस क्षेत्र में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी वजह से संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अजित सिंह पाल को प्रमोशन देकर बीजेपी ने अति पिछड़े पाल समाज को साधने की कोशिश की है। यूपी में ये समाज संख्या में भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन कई सीटों पर असर रखता है। बीजेपी अब सिर्फ अपने बड़े जातीय समीकरणों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रभावशाली समूह पर भी फोकस कर रही है। ये तो हो गए मंत्री और उनकी खासियत। अब बात क्या कुछ देखकर ये पूरा विस्तार पार्टी ने किया है। योगी कैबिनेट में 60% ओबीसी एससी मंत्री, अनुसूचित जाति से पहली बार वाल्मीकि, सुरेंद्र दिलेर के साथ ही पासी कृष्णा पासवान बिरादरी को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सपा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए भाजपा को बड़ा झटका दे चुकी है। विस्तार के बाद अधिकतम 60 मंत्रियों वाले योगी मंत्रिमंडल में पिछड़े समाज से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सर्वाधिक 25 मंत्री हो गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 11, सवर्ण समाज से भी 22, ब्राह्मण समाज के 8, राजपूत के 6, वैश्य के 4 और 2 भूमियार, एक खत्री व कायस्थ समाज से है। विस्तार के जरिए भाजपा ने जिस तरह से सवर्णों के साथ ही गैर यादव ओबीसी बिरादरी को साधने की कोशिश की है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में सपा बसपा के सामने इसमें सेंधमारी करने की ही बड़ी चुनौती होगी। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भले ही काफी समय से एनडीए के सहयोगी दल बयानबाजी के साथ साथ दिल्ली तक की दौड़ लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे विस्तार में किसी को भी मौका नहीं मिला। इसके बाद ही सहयोगी दलों के नेता पूरी तरह से शांत हैं। माना जा रहा है कि बिहार के बाद बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भी मिली बड़ी जीत के बाद सहयोगी दल भाजपा पर अब दबाव बनाने से बच रहे हैं। नाराज को मनाने की कोशिश। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में नाराज जातियों और पाला बदलने वाले नेताओं को मनाने की कोशिश की है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है। पार्टी के कैबिनेट विस्तार के माध्यम से कई वोट बैंकों तक अपनी पहुंच बनाने की पार्टी ने कोशिश की है। उसने मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पांडे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को कैबिनेट में रखने से बड़े ब्राह्मण समुदाय को सही संदेश जाता है। यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे पर ब्राह्मण समुदाय ही सबसे अधिक मुखर है और माना जा रहा है कि ये समाज भाजपा से नाराज है। भाजपा ने इसी प्रकार भूपेंद्र सिंह चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट प्रतिनिधि, सोमेंद्र तोमर को गुज्जरों के नेता, कृष्णा पासवान को दलित पासी समुदाय और सुरेंद्र दिलेर को वाल्मीकि समुदाय को साधने के लिए मंत्री बनाया है। हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को मंत्रिमंडल में जगह देकर विश्वकर्मा और लोध जैसे
पिछड़े और अति पिछड़े समूह पर भी जोर दिया गया है। इस ताजा विस्तार का व्यापक संदेश यह है कि भाजपा अब गैर यादव ओबीसी के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति से आगे बढ़ गई है और अब छोटे छोटे सामाजिक समूह पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी उन क्षेत्रों पर अपनी कमियों को दूर कर रही है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 में जाटों के समीकरण स्थिर नहीं थे। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा मायावती के विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ चला गया, जिन्होंने अपने पीडीए के नारे के माध्यम से अति पिछड़े समूह को अपनी तरफ आकर्षित किया था। इस विस्तार से भाजपा उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। पुराने मंत्रियों को हटाया नहीं और सबसे खास बात ये रही कि बीजेपी ने पुराने मंत्रियों को हटाने से बचाव किया है। पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले किसी तरह की नाराजगी या गुटबाजी बढ़े। यही वजह है कि विस्तार किया गया लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव नहीं किए गए। तो वहीं दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को शामिल करके पार्टी ने उन अन्य पार्टियों के नेताओं को एक संदेश दिया है जो पाला बदलने की सोच रहे थे। मंत्रियों की संख्या में विस्तार सिर्फ 2027 में सत्ता हासिल करने की एक अहम चाबी भी माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रायल रन है। बीजेपी अब हर उस वर्ग तक पहुंचना चाहती है जहां उसे कमजोरी महसूस हुई थी। पार्टी की कोशिश साफ है, छोटे सामाजिक समूह को जोड़ो, क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करो और विपक्ष को जाति राजनीति में ही घेर दो। अब देखना होगा योगी की नई टीम जमीन पर कितना असर छोड़ती है और क्या बीजेपी इस रणनीति से 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने में सफल हो पाती है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर योगी कैबिनेट का यह विस्तार सिर्फ मंत्री बनाने का फैसला नहीं बल्कि मिशन 2027 की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। बीजेपी ने जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और नाराज वोट बैंक तीनों को साधने की पूरी कोशिश की है। अब सवाल यही है, क्या योगी की नई टीम बीजेपी को फिर सत्ता तक पहुंचाएगी या फिर कुछ और देखने को मिलता है? आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।